Hi everyone. So welcome to lecture 69 of GS2 Polity. ठीक है, दिस विल बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर. और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था आपके जो सरकारी कमीशंस और बेसिक आर्टिकल 123, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो सब हमने कवर करा था लास्ट लेक्चर में. एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे मैंने. सो विल बी क्लोजिंग दोज, ठीक है, एट अ वेरी रैपिड पेस, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जो आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट वे में समझ में आ जाएंगी. सो there's no need to go into the details in lecture videos itself. आप लक्ष्मीकांत से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, एवरीथिंग इज रिटन. ठीक है, तो जो चीज़ें बची हैं उसके टर्म्स में आई जस्ट टेल यू. सो इन टुडेज लेक्चर विल बी क्लोजिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. दिस इज चैप्टर 45 इन योर लक्ष्मीकांत. ठीक है, देन विल बी क्लोजिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी. दिस इज योर चैप्टर 43 एंड 44 इन लक्ष्मीकांत. ठीक है, and then we'll be studying Central Information Commission and State Information Commission, which is chapter 57 and 58 in your Lakshmikant. ठीक है, तो अब वहाँ से जाके क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी हैं उसके लिए हमने कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं. सो विल बी डिस्कसिंग दैट ओनली इन टुडेस लेक्चर. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आपके नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC, देन यू हैव NHRC, देन यू हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड देन दैट विल बी द एंड फॉर इंडियन पॉलिटी when it comes to your UPSC प्रिपरेशन. ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो उसके बाद जाके आप रिवाइज करो, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करो, लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ो. दैट वुड बी द ओनली थिंग. एंड जो करंट अफेयर्स में हो रहा है उसके संग लिंक कर सकते हो जो भी अपडेट्स वगैरह हो रहे हैं. सो दैट विल बी द ओनली टास्क लेफ्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, द स्पेसिफिक आर्टिकल फॉर दिस इज आर्टिकल 280. ठीक है, एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. ठीक है, तो मतलब वो रिकमेंडेशंस वगैरह और आपकी पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करती है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट वेदर इट विल एक्सेप्ट इट और नॉट. ठीक है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट बनाते हैं उसके मेंबर्स, या उससे पहले भी एज पर द विश ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन रहता है और 4 अदर मेंबर्स रहते हैं. एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है, जो 4 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, उसमें से एक आपका जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1 होना चाहिए. या तो जज हाई कोर्ट का जज हो या फिर एक ऐसा बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन उसको एलिजिबल बनाती है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, बट वो बना नहीं. ठीक है, द सेकंड पर्सन नीड्स टू बी अ पर्सन हैविंग सोशल स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स. ठीक है, जिसका एक्सपर्टीज ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, वो बंदा होना चाहिए. तीसरा पर्सन है जिसके पास वाइड एक्सपीरियंस हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, मतलब अगेन a scholar or a in-depth experience holder in terms of financial work, वो बंदा इलेक्ट हो, मतलब वो मेंबर होना चाहिए. एंड द फोर्थ पर्सन जो कि मेंबर होगा दैट विल बी द पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो 3 आपके स्कॉलर्स कह लो या इन डेप्थ एक्सपीरियंस होल्डर पीपल, एक आपका हाई कोर्ट का जज या फिर स्पेसिफिक टू दैट. ठीक है, एंड देन 1 चेयरमैन. उस चेयरमैन की कोई ऐसी डिफाइंड क्वालिफिकेशन नहीं है. ठीक है, इवेंचुअली जो पार्लियामेंट है दैट डिसाइड्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन कि कौन किस लेवल पे बंदा होना चाहिए जिसको आप इलेक्ट करके कमीशन का पार्ट बनाओगे या फिर चेयरमैन बनाओगे. ठीक है, जो चेयरमैन है, जो एक ही टर्मिनोलॉजी मेंशन करी गई है, दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ दैट फाइनेंस कमीशन नीड्स टू हैव एन एक्सपीरियंस इन पब्लिक एक्सपीरियंस. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के संग एसोसिएटेड हो या उसने पब्लिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम करा हो, ऑल दोज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक एक्सपीरियंस. तभी उसको एक लेवल के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे माना जाएगा कि यस ही कैन बी द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का. बेसिकली जो भी आपके शेयर्स, जो भी आपके टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो आपका फाइनेंस कमीशन पूरा देखता है, संभालता है, देखता है पूरा. ठीक है, एनालाइज करता है. ठीक है, जो ग्रांट इन एड्स दी जाती है टू द स्टेट्स बाय द सेंटर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको पूरा एनालाइज करना या किसको कितना मिलना चाहिए, वो सारा एनालिसिस फाइनेंस कमीशन करता है. सॉरी. ठीक है, इसके अलावा 1960 के अंदर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा था कि जो ग्रांट इन एड फॉर द स्टेट्स स्पेसिफिक टू असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इनको इनके जूट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड इनको और ज़्यादा ग्रांटेड एड मिलनी चाहिए, जितना भी वो जूट या जूट के प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो आपका एडवाइजरी रोल है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, वो अपने रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करेंगे, बट सिंस इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो गवर्नमेंट के लिए इट इज़ नॉट अ मैंडेट टू एक्सेप्ट वट एवर द FCI हैज़ रिकमेंडेड. ठीक है,
इन 2005 प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग, ठीक है, ये तो हम सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, 2015 के अंदर ही इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। बाकी इन डेप्थ में जाके आप लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ोगे FCI के बारे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपको सारी चीज़ें और पता लग जाएंगी, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ यूपीएससी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिनेशन है यूपीएससी का, दैट इज़ इट इज़ अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो जो आर्टिकल विच आर स्पेसिफिक टू यूपीएससी, दैट इज़ योर फ्रॉम आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो यू हैव अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, मतलब प्रिंसिपल वही है कि भाई चेयरमैन एंड यूपीएससी के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, तो दीज पीपल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। कॉम्पोजिशन जो है कि भाई कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मतलब 5 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, 10 हो चुके हैं, वो एक डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए यूपीएससी के अंदर, ठीक है। अब बस एक कंडीशन ये है कि जो 1/2 है, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो जो 1/2 होंगे उनका बस इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में काम करने चाहिए, या किसी भी स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहिए विद एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, कि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हैविंग मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनका रिमूवल का प्रोसेस यही है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑन द मेंबर्स, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है फॉर एनी मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इज पॉसिबल इफ प्रेसिडेंट रिमूव्स द मेंबर और द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। तो अगर जैसे रीज़न ये दिया जाता है कि भाई आपने किसी मेंबर के संग मिसबिहेव करा या किसी कैंडिडेट के संग या किसी भी अथॉरिटी के संग मिसबिहेव करा, और अगर उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट आपको निकाल रहे हैं, तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकता है, अगर उस रिमूवल के लिए आपके अगेंस्ट में आपने अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। रोल क्या है यूपीएससी का? ऑब्वियसली द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल एजेंसीज। ऑल्सो जो यूपीएससी के रिकमेंडेशंस हैं दैट आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बेसिक यूपीएससी को डिफाइन करती है। नाउ सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स के लिए आपकी स्टेट PSCs भी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज पैरेलल टू यूपीएससी फॉर स्टेट सर्विसेज। सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद इट, ठीक है। तो जो आपका यूपीएससी के टर्म्स में आर्टिकल्स थे, दैट इज़ 315 से 323, सेम ही आपका स्टेट PSC के लिए भी डिफाइन होता है, ठीक है। सॉरी, इस केस में बस ये है कि प्रेसिडेंट की जगह जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के लिए आ गई, बट किसी भी स्टेट PSC के मेंबर को अगर रिमूवल होना है तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। अपॉइंट गवर्नर कर सकता है, मेंबर्स का कंपोजिशन भी गवर्नर डिसाइड करेगा, बट रिमूवल का प्रोसेस प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। सो कंपोजिशन इज अगेंस्ट द सेम, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट इज 62। यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन के लिए जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65, और स्टेट PSCs के लिए इट इज़ 62, ठीक है। रिमूवल की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट PSC मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर, ठीक है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपॉइंटमेंट कंपोजिशन ये सारी चीज़ें गवर्नर डिसाइड करेगा, बट अगर रिमूव करना है तो वो दोबारा जो एक्शन है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ले सकता है, गवर्नर नहीं, ठीक है। स्टेट PSC के अलावा वी हैव अनदर टर्मिनोलॉजी नेम्ड एज JPSC, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। होता क्या है कि अगर कोई जैसे 2 छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट सर्विस कमीशन का होने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो वहाँ पे 2 या 3 स्टेट कंबाइंड होकर अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप कर लेते हैं, विच ओवरव्यूज ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू दोज 3 स्टेट्स, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा है फॉर 2 और मोर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इज मेंशन अंडर द सेम, 315 से 323 के अंदर मेंशनड है। तो वो देखा जा सकता है फॉर दो स्टेट्स जिनके अंदर JPSC इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। फंडा यही है, बट मोटा मोटी बात यह है कि सेंट्रल लेवल पे जो आपके कंप्लेंट्स होती हैं अगेंस्ट द ऑफिसर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसको ओवरव्यू करना है या उस पर एक्शंस लेने का काम आपका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाता है, ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है आपकी 2005 में स्टैब्लिश हुई थी थ्रू द गेजेटेड नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू, ठीक है।
तो CIS जो है आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वो आपका चेक करती है अगेंस्ट द कंप्लेंट्स विच द रिसीव अगेंस्ट द ऑफिसर्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और PSUs एक्सेट्रा। तो जो भी अगर कंप्लेंट आती है किसी ऑफिसर के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए या किसी PSU के लिए, उसको सेंट्रल लेवल पे आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विसेज ही देखता है, कमीशन भी देखता है, ठीक है। अब इसमें कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, प्लस कुछ मेंबर्स होंगे, बट उन मेंबर्स का टोटल काउंट 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। द चेयरमैन और द चीफ और बाकी मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द रिकमेंडेशन। होता क्या है कि इसमें एक कमेटी होती है, कमेटी को हेड PM करते हैं एंड आपके लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये 3-4 लोग कंबाइन करके नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और देयर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उस बंदे को जिसका नाम कमेटी ने रिकमेंड करा है, ठीक है। तो कमेटी के अंदर आपके रूलिंग पार्टी के PM हो गए, ठीक है, रूलिंग पार्टी के यूनियन मिनिस्टर हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस के लिए से राहुल गांधी हैं, तो वो प्लस PM प्लस एक यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्जांपल अमित शाह जी, ये तीनों कंबाइन करके एक नाम सजेस्ट करेंगे उस कमेटी के थ्रू, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब या फिर चीफ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब टेन्योर क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलेंगे, ठीक है। 65 साल तक की एज का जो टेन्योर है उसमें वो ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। रिमूवल आपका प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। और सिमिलरली सेंट्रल लेवल के देखा देखी सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। RTI एक्ट 2005 के बेसिस पे ही आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी सेटअप हुआ था, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील। जो भी अपील है या जो भी आगे का प्रोसेस है कि भाई जुडिशियल में जाना है, कैसे क्या करना है, वो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखता है, ठीक है। इसका भी सेम सीन है कि इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द CM, ठीक है। अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए आपका PM हेड कर रहे हैं तो स्टेट के लेवल के लिए आपका CM हेड करेंगे और जो नाम रिकमेंड करके आपके गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर उनको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का चीफ बना देते हैं, ठीक है। सो ये मोटा मोटी डिस्कशंस थे विच वाज लाइक वेरी लाइट टॉपिक्स। सीधा जाके आप लक्ष्मीकांत से रेफर कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर्स आर मेंशन इन द बिगनिंग इटसेल्फ 57, 58, 43, 44 एंड 45। जाके चेक कर लो, कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल कमीशन फॉर SC ST बैकवर्ड पढ़ेंगे, NHRC, लोकपाल, लोकायुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्वीडन से उठाया गया था, ठीक है। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कॉमनवेल्थ कंट्री थी जहाँ पे ये आया, ठीक है। और ऑम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, क्यों इंडिया में लाया गया, लोकपाल आपका सेंट्रल लेवल का देखता है, लोकायुक्त आपका स्टेट लेवल का देखता है, ये सारी चीज़ें एक बेसिक आउटलाइन है। इसके भी चैप्टर नंबर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा, सो दैट लक्ष्मीकांत से आप डायरेक्टली देख सको। और नेक्स्ट लेक्चर में अगेन जो हमने जैसे आज कवर करा है, बेसिक जो पॉइंटर्स थे, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, वो हम बताएंगे। बाकी आप लोग लक्ष्मीकांत में जाके सीधा रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, ठीक है, जो 8th शेड्यूल है, जिसके अंदर अभी आई थिंक 22 लैंग्वेजेस हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड देन देवनागरी हिंदी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में, तो ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड show some support. Keep working hard, keep studying. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.